जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा जीसीसी का दूसरा लेक्चर, चैप्टर 12 हमने शुरू किया था प्रीवियस लेक्चर में। और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया था, जस्ट सिर्फ डिफाइन किया था। उसमें हमने उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डेफिनेशन और टेबुलर फॉर्म यानी उसका टेबल, और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी डिमांड कर्व था वो भी हमने देखा था। ये तीन चीज़ें यानी बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन के हद तक हमने इसको स्टडी किया था, इससे ज़्यादा हमने डिस्कशन नहीं की थी। आज हम लॉ ऑफ डिमांड को पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक पोर्शन था यानी बायर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर टोटल डिस्कशन किसके लिए होगी? सेलर के लिए। माइक्रो में पहले हमने बायर के लिए डिस्कशन की, अभी तक हमने सेलर की कोई बात ही नहीं की। ये सारी डिस्कशन पहले बायर के लिए, उसके बाद फिर सारी डिस्कशन सेलर के लिए होगी। कीपिंग इन माइंड कि जब आपको ये बात समझ आ गई, अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी कहानी समझ आ गई, तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये तस्वीर का जस्ट दूसरा रुख होगा, क्योंकि जो खरीदता है अगला बेचता ही होगा ना, तो बेचने वाले के डिसीजन पड़ेंगे। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पे ठीक ठाक टाइम अभी भी अगेन यूटिलाइज आज भी करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये जो पोर्शन होगा सप्लाई का, ये बहुत इंशाल्लाह हमारे लिए आसान होगा। सब्जेक्ट 2 के लॉ ऑफ डिमांड हमें अच्छी तरह समझ आ गया हो। अच्छा, एक मेरी आदत यह है कि जब मैं कोई यानी आज जैसे मैं आया हूं, मैंने आज ये वाले टॉपिक पढ़ाने हैं, इससे पहले इस चैप्टर में जितना पढ़ाया होगा वो सारा मैं रिपीट करवाऊंगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं भूलने के लिए तो भूल चुका होगा। सो पहले वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हम आगे चलेंगे जब तक ये चैप्टर चल रहा होगा। ये हमारी रूटीन होगी कि डेली बेसिस पे हम इसको रिवाइज करेंगे। चैप्टर खत्म तो इस चैप्टर की कहानी भी खत्म। अब फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पिछला जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी चैप्टर में अगेन यही बातें हो रही होंगी तो मैं फिर बताऊंगा। वो आपको याद है चैप्टर 2 में हमने ये बात पढ़ी थी, आपको याद, सॉरी चैप्टर 12 में आपको याद है, चैप्टर 13 में हमने ये बात पढ़ी थी, चैप्टर 14 में ये बात थी। तो इस तरह मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, पिछला सारा रिवाइज करना है। हमने शुरू किया था डिमांड के डेफिनेशन से। डिमांड के डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं डिमांड को। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स which buyers are willing and able to buy at different price level। तो डिमांड की डेफिनेशन ये है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स which buyers, यानी डिमांड ये बायर क्रिएट करता है। इसमें दो इसके कंडीशन है, बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग है तो बताएं क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सकती है? मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या डिमांड हमेशा सेम रहती है मार्केट में? आपने कहा नहीं सर, डिमांड तो चेंज होती रहती है। डिमांड कभी इंक्रीज करेगी, डिमांड कभी डिक्रीज करेगी। कभी लोग ज्यादा खरीदते हैं, कभी लोग खरीदने को तैयार ही नहीं होते, जिसको हमने नाम दिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यानी वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हो, यानी कभी डिमांड बढ़ेगी, कभी डिमांड कम होगी इन फैक्टर्स की वजह से। वो कौन कौन से फैक्टर्स से शाबाश बताइएगा? सबसे पहले था प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट। सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट। जिस चीज की, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस। अच्छा बताएं, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था कि जब प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, और जब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के केस में हमने गुड्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी। इनकम का ताल्लुक इन गुड्स से होता है, नॉर्मल और इनफीरियर। बताएं, अगर गुड्स नॉर्मल है, इनकम के बढ़ने से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। इनकम के कम होने से डिमांड कम होगी। इनफीरियर गुड है, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम होगी
और इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? शाबाश। नंबर 3, पॉपुलेशन आर नंबर ऑफ बायर्स। पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, कम तो डिमांड भी कम। नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी डिमांड चेंज होती है। यस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी डिमांड चेंज होती है। नंबर 5, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड शॉर्टेज। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में कि प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो बताएं शाबाश, करंट करंट डिमांड भी बढ़ जाएगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। नंबर 6 बताएं शाबाश, एडवर्टाइजमेंट बताइएगा। अगर सक्सेसफुल हो तो डिमांड इंक्रीज करेगी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगर अनसक्सेसफुल हो तो ठीक है। नंबर 7, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। जी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी यस तो डिमांड ज्यादा, नो डिमांड कम, बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी था हमारा फेवरेट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी थी एंड सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में बताए। कॉम्प्लीमेंट्री में एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ ए इंक्रीजेस तो डिमांड ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री में डिक्रीजेस। शाबाश। और सब्स्टिट्यूट में ए की प्राइस अगर इंक्रीज कर रही है तो डिमांड ऑफ बी इंक्रीजेस ना। क्यों? क्योंकि बताएं शाबाश, प्राइस इसकी इंक्रीज हो रही है तो इसकी अपनी डिमांड तो कम हो जाएगी और दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे हैं डिमांड की डेफिनेशन हो गई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपने ये सारे 8 के 8 डिटर्मिनेंट्स याद रखने हैं। पेपर में वो इसमें से एमसीक्यूज भी पूछ सकता है और पेपर में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लिस्ट डाउन करो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड शुरू किया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि लॉ ऑफ डिमांड किन 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है? शाबाश, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब स्टेटमेंट इसकी, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, सेट्रेस पारिबस। क्या मतलब है सेट्रेस पारिबस का? अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, अनचेंज्ड, इक्वल। ठीक है, यही है। अब आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करें, तो आप ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, आप डिफाइन करेंगे इफ प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, सेट्रेस पारिबस। और नीचे लिखेंगे सेट्रेस पारिबस मींस अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, इसका टेबल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। देखिए हमने टेबल भी याद कर लिया। इसका कर्व कैसे बनता है?
नेगेटिव स्लोप है या डाउनवर्ड स्लोप है? डाउनवर्ड स्लोप है। रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोप की? रीजन क्या है स्लोप की? क्योंकि ये प्राइस की वजह से कर्व बना था, तो रीजन तो प्राइस ही है, रीजन तो प्राइस ही है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां से आगे हमने इसको कंटिन्यू करना है, उसके रीजंस हमने पढ़ने हैं, उसके हमने रीजंस पढ़ने हैं, तो यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले आए ये डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है, इधर आइएगा जरा। आप एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिएगा कि इसके साथ आप लिखें, इसके साथ लिखें आप प्राइस डिटर्मिनेंट, इसके साथ लिख लिया आपने प्राइस डिटर्मिनेंट, और शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और आप बाकी आपने ऐसे करना है कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं ना, ये और भी, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहां तक, ये सारे इनके साथ में लिखता हूं, ये सारे के सारे क्या है? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। क्या है ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। 2 से लेके नीचे 8 तक ये सारे के सारे क्या है? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, इंक्लूडिंग 2 से लेके 8 तक सारे के सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। लिख लिया आपने? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, अब इसने कहा है कि लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यही है ना? इसका मतलब सेट्रस पारिबस में वो कह रहा है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो है उसको क्या रखो? कांस्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो कह रहा है कि बाकी सारे जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, कौन से नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, उनको कांस्टेंट रखो, ऐसे ही है ना? तो मैंने जिंदगी आसान कर दी। सेट्रस पारिबस का एक दूसरा डेफिनेशन दे दिया मैंने। सेट्रस पारिबस का मतलब assuming that all non-price determinant should remain same या constant। all non-price determinant should remain same या constant। ठीक है, ये क्यों लिखवा रहा हूं? आगे चल के हमें इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहां से हमने शुरू करना है वाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव, वाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। इसने लिखा हुआ है कि 2 रीजंस हैं। कितने? 2 रीजन है। कौन कौन से? इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैंने लिखा था ये धमाकी है, मींस कि ये तो कोई अजीब है, अजीब है। इसके साथ में लिख रहा हूं, इसके साथ में लिख रहा हूं धोखा, धोखा, ये धोखा है, ये धोखा है। कैसे धोखा है? अब इनकम इफेक्ट को समझते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि डिमांड में चेंज, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड में चेंज किस वजह से आता है? शाबाश, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक प्राइस में चेंज आएगा, यानी प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। ये है ना लॉ ऑफ डिमांड, ये है ना लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लिख लेते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अच्छा अब इनकम इफेक्ट देखिएगा, इनकम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि बचपन में हम रात को सोते हैं तो सरहाने तकिए के नीचे जो है वो 100 रुपए हमने रखे हो, सुबह उठे तो वो 100 नहीं बल्कि 200 हो गए हो। हमारे तो 100 रुपए भी गायब हो जाते थे, हमारे तो 100 रुपए भी गायब हो जाते थे, अब 200 तो कभी हुए नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है जिसको मैं वाई से डिनोट करता हूं, मेरी इनकम है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। इनकम कितनी है मेरी इनकम है 100 रुपीज। और रात को सोने से पहले मैंने पूछा कि एप्पल का रेट क्या है, तो मुझे बताया गया है कि एप्पल की जो प्राइस है वो है ₹50 पर केजी। कितना? ₹50 पर केजी। तो एग्जिस्टिंग इनकम मेरी कितनी है? 100। एप्पल की प्राइस ₹50 पर केजी। तो मुझे यह बताइएगा कि एग्जिस्टिंग इनकम को यूज करके मैं कितने केजी एप्पल खरीद सकता हूं? हाँ, डिमांड यानी मैं कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 2 केजी एप्पल। मैं रात को सोया, सुबह उठा तो प्रिंसिपल साहब का मैसेज आया हुआ था, प्रिंसिपल साहब का मैसेज मैंने पढ़ा। प्रिंसिपल साहब ने कहा सर मुबारक हो, आपकी इनकम 100 से हमने बढ़ा के कर दी है 200। हमने क्या है? आपकी इनकम को बढ़ा के हमने 200 कर दिया है। बताएं शाबाश। अब मैं कहूंगा कि अब मैं कितने केजी एप्पल खरीद सकता हूं? अब मैं 4 केजी एप्पल खरीद सकता हूं। ये जो डिमांड बढ़ी है ये किस वजह से बढ़ी है? हाँ शाबाश, ये देखिए 200। अब मैं 2 केजी या 4 केजी एप्पल, अब हम 4 केजी एप्पल खरीद सकते हैं। अब मैं 4 केजी एप्पल खरीद सकता हूं। 4 केजी, ये जो 4 केजी है ये तो डिमांड में इंक्रीज है ना, ये किस वजह से है? विद इंक्रीज इन इनकम। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड है? क्या ये है लॉ ऑफ डिमांड? क्या ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं है? हाँ शाबाश, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन डिमांड होना चाहिए किस वजह से? प्राइस के कम होने की वजह से, ना कि इनकम के बढ़ने से। तो इसको मैं लॉ ऑफ डिमांड नहीं कह सकता। तो बताएं ये क्या इनकम इफेक्ट की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही? हाँ, ये इनकम की वजह से नहीं है। अब ये देखिएगा, मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको ये बड़ा काटा, ये नहीं। अब सुने अब क्या होता है। मैं जब सुबह उठा तो अब की बार प्रिंसिपल साहब का नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब का मैसेज आया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब का मैसेज आया हुआ था कि हमने एप्पल की प्राइसेस रिड्यूस कर दी हैं। नाउ यू कैन परचेज एप्पल ऑफ ₹25 पर केजी। 25 पर केजी। अब मुझे बताएं क्या मेरी इनकम बढ़ रही है? मेरी कोई इनकम बढ़ी है? मेरी इनकम नहीं बढ़ी ना, मेरी इनकम तो नहीं बढ़ी। क्या मैं ज्यादा एप्पल परचेज कर सकता हूं? अब बताएं मैं कितने एप्पल खरीद सकता हूं? अब मैं 4 केजी एप्पल खरीद सकता हूं। ये 4 केजी एप्पल खरीदने का मतलब क्या है? डिमांड में इजाफा है। मुझे बता सकते हैं आप कि ये जो डिमांड में इंक्रीज आया है ये किसकी वजह से है? ये किसकी वजह से है? शाबाश, ये प्राइस के कम होने की वजह से है। ये प्राइस के कम होने की वजह से है। पहले प्राइस कितनी थी? ₹50। अब प्राइस कितनी हो गई है? हाँ, रुपीज अब 25 प्राइस हो गई है। तो ये प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है ना। असल में कहानी किसकी है? प्राइस की ही है, प्राइस की ही है।
अच्छा सुने, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इनकम इफेक्ट तो एक धोखा है, असल में कहानी प्राइस की है। हमारी एग्जिस्टिंग इनकम अब 4 केजी के लिए सफिशिएंट हो गई है। कैसे? एग्जिस्टिंग इनकम अब 4 केजी के लिए सफिशिएंट है, यानी आप एग्जिस्टिंग इनकम से हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं क्योंकि इस चीज की प्राइस जो कम हो गई है। तो बताएं क्या वाकई इसके पीछे इनकम है? क्या वाकई इसके पीछे इनकम है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इनकम तो एक धोखा है। असल में कहानी किस चीज की है? असल में कहानी इस प्राइस की है जो रिड्यूस हुई है। तो बात समझ आई? हाँ, तो उसने तो कहा था इनकम इफेक्ट इसकी रीजन है। हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये आप हमें धोखा दे रहे हो, इनकम इफेक्ट तो एक धोखा है, असल में कहानी किसकी है? प्राइस की। ठीक है, मैंने प्राइस डिक्रीज के साथ बताया है, यहां पे प्राइस इंक्रीज के साथ भी लिखा हुआ है ताकि दोनों कवर हो जाए। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, अब बताएं शाबाश, पीपल विल फील पुअर ना। अब तो जो जब प्राइस बढ़ेगी तो 100 रुपए के, अब फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब का मैसेज होता 100 रुपए पर केजी, अब मैं खुद को ज्यादा गरीब फील करूंगा क्योंकि मैं 1 केजी खरीद सकता हूं। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तरफ। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड्स की कोई एग्जांपल दे दे सब्स्टिट्यूट की। शाबाश, कोक वर्सेस पेप्सी। फॉर एग्जांपल कोक की प्राइस बढ़ गई। पहले हम ये खरीदते थे, इसकी प्राइस थी ₹100 और ये भी ₹100। इसकी प्राइस बढ़ के हो गई है 105। कोक की प्राइस बढ़ गई ना? बताएं कोक की अपनी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। अब लोगों के लिए कोक क्या है? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अब ये दोनों चीजें चूंकि सब्स्टिट्यूट है, दोनों से मकसद हमारा पूरा हो रहा है। चाहे हम कोक पिए चाहे हम पेप्सी पिए, दोनों सूरतों में जो है वो हमारा बेड़ा गर्क होगा। तो बताएं कि जब कोक की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कोक खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोग क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स पेप्सी। क्या होगा? पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। शाबाश, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड इंक्रीज हो रही है, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे बहुत ही मासूमाना सवाल, और सवाल मेरा यह है कि मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो इंक्रीज इन डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड बढ़ती उस वक्त है जब क्या होगा? जब प्राइस कम होगी। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा। लेकिन इस केस में ये जो डिमांड में इजाफा है, क्या इसकी प्राइस कम हुई है? क्या इसकी प्राइस कम हुई है? इसकी प्राइस कम तो नहीं हुई ना। तो मैं कैसे कह सकता हूं? लेकिन एज कंपेयर टू दिस वन ये प्राइस कम है, एज कंपेयर टू दिस वन ये प्राइस कम है। ये बताएं शाबाश, ये लोग उधर से क्यों आए? क्योंकि इसकी कीमत कम थी। इसकी कीमत कम थी, उसके मुकाबले में ये कीमत ज्यादा कम थी। अब जब प्राइस कम हो गई, मार्केट में बाकी चीजें महंगी है, ये चीज सस्ती मिल रही है, तो हम ये चीज खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हाँ, एक पोटेंशियल कंज्यूमर यही करेगा कि महंगी चीज के बजाय सस्ती चीज खरीदेगा, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये डिमांड इसकी प्राइस मार्केट के प्राइस के कम होने की वजह से बढ़ी है ना। हाँ, तो दिस डिमांड इज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस के कम होने की वजह से। तो असल में सब्स्टिट्यूट की वजह से नहीं है, ये तो मार्केट में इसके प्राइस के
कम होने की वजह से है, मार्केट में उसकी प्राइस कम हो गई। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन अगेन एक धोखा है। असल में तो क्या है, प्राइस है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द गुड बिकम एक्सपेंसिव, पीपल विल शिफ्ट टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये डिमांड डिक्रीज भी किस वजह से है, प्राइस के इंक्रीज की वजह से। उसके डिमांड का कम होना, हमारे प्रोडक्ट के डिमांड का बढ़ना, ये बेसिकली प्राइस की वजह से है कि एक की प्राइस इंक्रीज, दूसरी की प्राइस डिक्रीज। तो हम बात करें अगर कोक की, तो कोक की डिमांड रिड्यूस हो रही है, कोक की डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये डिमांड जो डिक्रीज है ये किस वजह से है, ये डिमांड जो डिक्रीज है ये किस वजह से है, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से। क्लियर हो गई बात? तो बताया, अगर कोई पूछे हमसे कि लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिवली स्लोप है नेगेटिवली स्लोप, तो क्या कहेंगे? नेगेटिव स्लोप के रीजन क्या है? इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन हम दिल में ये कहेंगे इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो एक धोखा है, असल में कहानी प्राइस की है। अच्छा, अगर तो उसने सवाल दिया, सवाल में इनकम इफेक्ट भी था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी था, प्राइस इफेक्ट भी था, अब क्या करेंगे? तो प्राइस इफेक्ट नहीं लिखेंगे का मतलब तो ये होगा कि प्राइस इफेक्ट नहीं है। अगर हाँ एमसीक्यू में उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कि एक रीजन बताओ शाबाश नेगेटिवली स्लोप क्या, ऑप्शन अल्फा इनकम इफेक्ट, बीटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चार्ली प्राइस इफेक्ट, डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे हम, क्योंकि प्राइस तो है ही ना, प्राइस तो है ही ना, प्राइस को तो नहीं कह सकते कि ये नहीं। अगर हमने चूज किया अल्फा और बीटा तो इसका मतलब यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस गलत है। सो ये प्राइस गलत हरगिज नहीं है, प्राइस तो बिल्कुल ठीक है। कुछ उसमें बात समझ आई? ओके, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का स्कोप बता रहा है हमें। इट हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिटरमिन करने में यह लॉ हमारी मदद करता है। आप बता सकते हैं कैसे? हम मार्केट में जाते हैं, जिन चीज़ों की प्राइसेस कम होती है वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जिनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं लोग नहीं खरीदते, लोग नहीं खरीदते। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? प्राइस या तो इंक्रीज करनी पड़ेगी या प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह हम मार्केट में प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर लोग नहीं खरीदते तो मजबूरन हमें प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि जिनकी डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होती है, प्राइसेस जो है वो बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग बाय प्रोड्यूसर। लॉ ऑफ डिमांड प्रोड्यूसर की भी मदद करता है। प्रोड्यूसर तो सेलर होता है, प्रोड्यूसर तो चीजें बनाने वाला होता है। हाँ, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इतना अच्छा लॉ है कि सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि ये तो प्रोड्यूसर की मदद भी करता है उसके फ्यूचर प्रोडक्शन में। जिन चीजों की डिमांड आज ज्यादा होगी वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो डिमांड शेड्यूल हेल्प द प्रोड्यूसर टू प्लान फॉर फ्यूचर बाय एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। कि अगर प्राइसेस को हम ये करें, इंक्रीज करें तो फिर क्या होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो उसके मुताबिक जो है वो अपने डिसीजन को भी चेंज करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ना सिर्फ कंज्यूमर बल्कि प्रोड्यूसर की भी मदद करता है। और डिसीजन मेकिंग बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कैसे कैसे फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है वैसे? मांगते नहीं है, मांगते नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर हमसे टैक्स लेता है, वो अलग बात है, पाकिस्तान में ऐसे होता है, लेकिन इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन रेजिंग टैक्सेस। अच्छा, मुझे बताएं कि टैक्सेस गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना हो तो सारी चीजों पे टैक्स बढ़ा दे ना, सारी चीजों पे टैक्स बढ़ा दे। फिर सारी चीजों पे टैक्स बढ़ाना बहुत बड़ी बेवकूफी है गवर्नमेंट की। अगर ऐसे करती है तो क्या करे फिर गवर्नमेंट? डिमांड देखेगी। शाबाश, जिन चीजों की डिमांड लोग चेंज नहीं कर सकते,
जैसे फॉर एग्जाम्पल है सिगरेट है, उस पर टैक्स क्या होना चाहिए? उस पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए। जो नेसेसिटीज हैं, जरूरत की चीजें हैं, उन पे टैक्स कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम भी यही मशवरा देंगे और वो भी ऐसे ही करता है। कहता है ये गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं है कि अगर गवर्नमेंट सारी चीजों पे टैक्सेस को इंक्रीज करे तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कोई भी अकलमंदाना फैसला नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लग्जरी आइटम पे टैक्सेस को इंक्रीज करें, क्योंकि अमीर ज्यादा पैसे पे कर सकता है। गवर्नमेंट के चाहिए कि वो जो चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है उस पर टैक्सेस को इंक्रीज करें, ताकि गलत हरकतों से और ये गंदी जो है वो चीजें, इनसे हम बाज आ जाएं, लोग सिगरेट ना पिएं। ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ डिमांड हेल्प करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में और डिसीजन मेकिंग बाय प्रोड्यूसर एंड डिसीजन मेकिंग बाय फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये तो लॉ का स्कोप था। इस लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं या एक्सेप्शन भी हैं। लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस क्या होते हैं? गैर मुतवक्की, बिल्कुल ठीक है। उर्दू में गैर मुतवक्की का मतलब यह है कि उसकी वजह से जो वकूए पजीर होने वाली चीजें थी अब वो हो नहीं रही। इसका मतलब यह है कि लॉ में हमने यह पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। अब एक्सेप्शन का मतलब पता है क्या होगा? कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मुझे नहीं पता। एक्सेप्शन का मतलब यह होता है, एक्सेप्शन का मतलब यह नहीं होता अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। ये हो भी सकता है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। एक्सेप्शन का मतलब यह होता है डिमांड कम नहीं होगी। अब जब डिमांड कम नहीं होगी तो डिमांड उतनी भी रह सकती है, डिमांड बढ़ भी सकती है। बात समझ आ गई ना आपको? मैं आपसे कहूं कि बाहर नहीं जाना आपने, बाहर नहीं जाना आपने, तो या तो आप इधर बैठ भी सकते हैं, या तो इधर बैठ भी सकते हैं, या फिर आप दूसरे ऑफिस में चले जाएं। ठीक है, बस बाहर जाने के लिए मैं आपको मना कर रहा हूं ना, बाहर नहीं जाना। तो क्या मैंने ये कहा है कि नहीं आप बैठ नहीं सकते? नहीं, बैठ भी तो सकते हैं। तो इसी तरह प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड वैसे कम होती थी। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, ये जनरल रूल है। अब एक्सेप्शन में क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगी। सर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हाँ डिमांड में भी बढ़े में भी ना बढ़े। ये हमें नहीं पता कि डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये जरूर पता है कि डिमांड कम नहीं होगी। इसके अलावा बढ़े या ना बढ़े ये नहीं देखना हमने, बस सिर्फ ये कि डिमांड कम नहीं होगी। ये इसका मतलब, एक्सेप्शन का मतलब ये है। इसी तरह प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा होती है ना, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? हाँ, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी नहीं, ज्यादा नहीं होगी डिमांड। अब कम होगी पता नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकता है डिमांड उतनी हो। अब चले वन बाय वन देखते हैं। कहते हैं दीज आर सर्टेन सिचुएशंस या केसेस वेयर इन द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई का मतलब, हाँ जो जनरल रूल था प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना, अब वो डिमांड कम नहीं होगी। तो फिर बढ़ेगी ना जब कम नहीं होगी? पता नहीं। हाँ, इसकी एग्जांपल देखिएगा, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ, फॉर एग्जांपल देखिएगा तिमूर भाई, रोटी की प्राइस अगर बढ़े, अम्मा ने हमें भेजा जाओ रोटी ले आओ, और देखा हमने तो रोटी की प्राइस बढ़ चुकी थी। हम वापस आए, हमने कहा अम्मा आज से रोटी बंद, आज से रोटी बंद। क्या हुआ पुत्र? वो अम्मा सर ने बताया था कि जब प्राइस बढ़ती है ना तो डिमांड कम करेंगे। अम्मा आज से रोटी हम नहीं खाएंगे, बस। अम्मा के हाथ में है क्या? दो पड़ेंगी। तो बताएं साहबस, रोटी की प्राइस बढ़ने से क्या हम डिमांड को कम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। डिमांड को कम करेंगे तो खाएंगे क्या? खाएंगे फिर क्या? तो इस तरह हम डिमांड को कम नहीं कर सकते, डिमांड को कम नहीं कर सकते।
तो ये एक्सेप्शन है ना, बिल्कुल ठीक। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। अच्छा, आपने कभी देखे, एक एग्जांपल देता हूं मैं, इंशाल्लाह दो शिकार करूंगा, एक एग्जांपल से मैं दो शिकार करूंगा। एक दफा ना मैं ये रेडी है, ये रेडी, और मैं खड़ा था मैंगो खरीदने, मैंगो येलो होता है ना, ये मैंगो है, ये मैंगो, ये मैंगो, और इधर जो है मैंगो मैन खड़ा था, ये नहीं बेचने वाला आदमी। इधर मैं इनके पास आया, मैंने पूछा हाँ भाई किस तरह है, तो कहता है कि सर 200 पर केजी। मैंने कहा भाई खुदा को खौफ करो, 200 रुपए के पर केजी, क्या हो गया, सोना तो नहीं है? हाँ, सोने के रंग वाले आम है पर सोना तो नहीं है ना। कहते सर 200 से कम नहीं होंगे। मैंने कहा प्लीज 150 कर दो ना, प्लीज 150 कर दो। अभी हम बहस कर ही रहे थे, एक गाड़ी वाला आता है, अब गाड़ी कैसे ड्रॉ करूं, एक गाड़ी वाला आता है और पूछता है कि हाँ भाई ये आम कैसे दिए, सीधा कहता है चलो ऐसा करो 5 किलो आम जो है वो गाड़ी में रखवाओ, 5 किलो आम गाड़ी में रखवाओ। ये 5 किलो आम गाड़ी में रखवाता है, 5 केजी। गाड़ी वाले ने पूछा कितने पैसे हुए, ये कहता है सर 1500 हो गए। कितना? 1500। 5 केजी के कितने? 1500। वैसे 1500 बनता है, 1000 बनना चाहिए ना। हाँ बेचारा पढ़ा लिखा तो है नहीं, गलती से हो गया होगा ना। नहीं भाई, गाड़ी है उसके पास, गाड़ी पे आया है, इसका कसूर है जो गाड़ी पे आया है। तो देख के कि इसकी इनकम ज्यादा है तो उसको ज्यादा चार्ज करता है, और अमीर भी जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो भी परवाह नहीं करता। वो क्या कहता, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, माल है, दौलत है, एक चीज नहीं है तो अच्छा, मैं जो लड़ रहा था 150 के लिए, लड़ रहा था, ये आया और इसने इसको 300 रुपए पर केजी का बेचा है कि नहीं? 300 रुपए पर केजी। इसकी इनकम बड़ी है तो इसने चीजें भी ज्यादा बढ़ा दी है, डिमांड भी ज्यादा कर दी है। हालांकि प्राइस क्या है बताएं शाबाश, प्राइस क्या है? प्राइस भी बढ़ गई है। मुझे तो 200 चार्ज कर रहेगा, इसको 300। तो एक तो ये लोग जो है वो इनकम को, वो इसको नहीं देखते कि क्या प्राइस है, वो कहता है बस ठीक है गाड़ी में डालो, छोड़ो पर बस जितनी भी प्राइस है। इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर increases, if income of consumer has increased, demand for the product will increase even if price is gone up। हालांकि प्राइस भी इंक्रीज हो रही है यहां पे, फिर भी वो कहता है नहीं मुझे दे दो, मैंने ये चीजें खरीदनी है। एक ये वाला कवर हो गया, दूसरा एक मैं आपको दिखाता हूं, बताएं शाबाश, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। क्या वो प्राइस को इग्नोर नहीं कर रहा? कस्टमर may not be aware of all prices, तो वो इसको ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ऑफर्ड बाय डिफरेंट सेलर एंड में बाय गुड्स इवन एट हायर प्राइसेस, ये ज्यादा प्राइस भी इसको चार्ज कर सकता है। तो एक कंज्यूमर जो है वो इग्नोर करता है बाज़ दफा चीजों को जिसकी इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, सुने जरा, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। यही है ना लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये। प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। ये देखिएगा, इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, और इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्राइसेस इन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस बढ़ेगी, तो बताएं करंट डिमांड क्या हो जाती है?
करंट डिमांड इंक्रीज। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि आज प्राइस कम होगी, आज प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, आज प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, आज प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी, करंट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। ये बताएं शाबाश, करंट डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्या डिमांड जब इंक्रीज होती है किस वजह से होती है, प्राइस के बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है, क्या इसके पीछे प्राइस रिड्यूस हो रही है? लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि डिमांड बढ़ेगी उस सूरत में जब प्राइस कम हो, जब प्राइस कम हो। तो यहां पे तो प्राइस कम हो नहीं रही, तो डिमांड क्यों बढ़ रही है? हाँ, ये फ्यूचर पे होगा। तो आज की जो डिमांड आपने बढ़ाई है ये प्राइस की वजह से नहीं, तो डिमांड में इजाफा प्राइस की वजह से नहीं आ रहा। तो जब प्राइस की वजह से नहीं आ रहा तो क्या लॉ को फॉलो कर रहा है? तो जो लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ। तो ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? नंबर 4, गुड्स इन फैशन और कंसीडर्ड मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना एक महंगी गाड़ी में बैठा हुआ था, मर्सिडीज या रोल्स रॉयस फॉर एग्जांपल। चले आप बैठे हुए, अमीर फील करें, रोल्स रॉयस में बैठे हुए। अब आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है, फ्रेश आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड नहीं ना करेंगे फिर। ओके, आप रोल्स रॉयस में बैठे में आपको एक नोटिफिकेशन आया कि रोल्स रॉयस की प्राइसेस 10% से इंक्रीज हो गई हैं। रोल्स रॉयस की प्राइसेस, आप फौरन उठेंगे, बाहर उतरेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, मैं तो नहीं बैठ रहा भाई, ले जाओ, मैं तो नहीं खरीदता, सॉरी मैं तो नहीं ये रख रहा। करेंगे ऐसे? क्यों नहीं? हम और ज्यादा अमीर फील करेंगे, हम और ज्यादा अमीर फील करेंगे। मेरे तो मूंछें नहीं है फिर भी मैं ऐसे करूंगा, और ज्यादा हम अमीर। क्यों? वैल्यूएबल हो गई चीज, मेरे पास जो चीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो मेरे लिए इसकी कदर मजीद बढ़ गई है। अब मुझे पता है कि मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन कहते हैं कि मुनफरिद दिखाई दूंगा मैं अब लोगों से बिल्कुल मुनफरिद दूंगा। तो ये मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन एज कंसीडर होता है। तो ये जो चीजें फैशन में होती है वो भी, और मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन वाली भी। अब मैं बिल्कुल लोगों से मुनफरिद हूं, और जो चीजें फैशन में होती है, जिस चीज का ट्रेंड चल रहा होता है वो तो सभी लेते हैं, इवन उसकी प्राइसेस ज्यादा भी होती हैं, आईफोन जैसे फैशन है, तो आईफोन की प्राइसेस कितनी ज्यादा है, फिर भी लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? तो दिस इज मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, और कुछ भी नहीं है। आखिरी हमारा गिफन गुड्स। अच्छा, गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने गौर से गिफन गुड का कॉन्सेप्ट समझना है। गिफन गुड का कॉन्सेप्ट जो है वो आप 100 किताबें पढ़ लें, आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी मुश्किल से समझ आएगा। इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस 1-2 मिनट में ये हो जाएगा। गिफन गुड, अच्छा ऐसे करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल गोश्त, और इधर लिखता हूं ब्रेड, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि गोश्त के मुकाबले में ये ब्रेड इंतहाई चीप है कि नहीं? गोश्त के मुकाबले में बिल्कुल ये चीप है, गोश्त के मुकाबले में चीप है। ये गोश्त है, ओहो
गोश्त। ओके, ऐसे करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम 4 दिन गोश्त खाएंगे, 4 डेज, और हम 3 डेज ब्रेड। आजकल आपके हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। ये 7 डेज पूरे हो रहे हैं? 7 डेज हो गए पूरे। व्हाट इफ, क्या हो अगर ब्रेड की प्राइस बढ़े? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस ज्यादा तो डिमांड। अब हम ब्रेड की डिमांड को कम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है ना। हाँ, अब हम 2 दिन 2 डेज ब्रेड खाएंगे और 4 डेज क्या करना है? गोश्त। कितने दिन हो गए? कोई नहीं, एक दिन रोजा रख लेंगे, सवाब भी और काम भी बन जाएगा। ठीक है, एक दिन रोजा रख लें। कोई इतराज तो नहीं आपको? कोई इतराज नहीं है? इतराज? हाँ बिल्कुल, फिर कुछ करते हैं इसका, फिर आपको कुछ करते हैं। अब बताएं कि ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, हमने इस समय डिमांड को कम करना पड़ा, तो आप क्या करें? अब तो 6 दिन है, बताएं साहब क्या करूं फिर मैं? ब्रेड ही खाएंगे, फिर गोश्त नहीं खा सकते, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं कि गोश्त को मैं 3 दिन कंज्यूम करूं, तो क्या इसकी डिमांड को मैं बढ़ा सकता हूं? क्या मैं ऐसे करूं? अब मैं खरीद सकता हूं ना, उधर से पैसे बच जाएंगे ना एक दिन के, तो क्या मैं ये खरीद सकता हूं? अब बताएं साहब, सब कितने दिन है ये? अब ये कितने दिन हो गए? अब ये अगेन आपके 7 दिन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की, एक चीज आपने नोटिस नहीं की, प्राइस के बढ़ने से डिमांड तो बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड कहता था डिमांड कम होगी, आपने तो लॉ का बेड़ा ही गर्क कर दिया। ये देखे ना क्या किया आपने, प्राइस के बढ़ने से आपने डिमांड बढ़ा दी है, जबकि लॉ कहता था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? हाँ, लिमिटेशन ही पढ़ रहा है, मैं तो भूल गया था। चल कोई नहीं, लिमिटेशन ही तो पढ़ रहे थे, मुझे लगा शायद मैं गलत पढ़ा रहा हूं। सुन ले भाई, इसको कहा जाता है, इसको हम नाम देते हैं, ये ब्रेड क्या है? ये है गिफन गुड। क्या है ये? गिफन गुड क्या है? ये लिमिटेशन है, ये एक्सेप्शन है, लॉ की एक्सेप्शन। और गिफन गुड इज अ टाइप ऑफ, गिफन गुड के बारे में भी सुन लें, गिफन गुड इज अ टाइप ऑफ इनफीरियर गुड। जी नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, इसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। ऐसे ही है ना, लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमने डिमांड को डिफाइन किया। डिमांड के 8 डिटर्मिनेंट्स थे। डिटर्मिनेंट्स हमने सारे याद करने हैं, यानी लिस्ट डाउन, वो हमसे पूछ सकता है लिस्ट डाउन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और फिर अगर वो हमसे ये भी कहता है ब्रीफली डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो जो लाइन लिखी हुई है वो भी हमने अपने अल्फाज में लिखनी है। इसको एज इट इज़ याद नहीं करना है इस लाइन को, बस हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है। फिर ये भी पता है कि इनकम के केस में इन्फीरियर गुड भी है, नॉर्मल गुड में। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड के केस में अपनी इंग्लिश में लिखना है ये। ओके, इसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड, जो दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, इसमें डिमांड को डिफाइन किया। वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एज इट इज़ याद होना चाहिए। उसके बाद फिर सेटस पारिबस का मतलब पता होना चाहिए, सेटस पारिबस में यही है। अच्छा, वो अजम्पशन अगर पूछता है तो हमें पता है कि ये वाले नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं, उसको सारों को लिख देंगे, आगे लिखेंगे रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर आता है उसका टेबल 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2 1, फिर डायग्राम यानी डिमांड कर्व, और फिर रीजन ऑफ नेगेटिवली डिमांड कर्व स्लोप, यानी स्लोप के रीजन, ये नेगेटिव रीजन है, ये डाउनवर्ड स्लोप है, क्यों है? इसके 2 रीजन है, इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो 3 इंपॉर्टेंस है, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग बाय
प्रोड्यूसर एंड डिसीजन मेकिंग बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फिर हमने पढ़े हैं 6 इसके लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, चेंज इन इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या अनसर्टेनिटी अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एंड शॉर्टेज, नंबर 4 गुड्स इन्फ्लेशन और मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, नंबर 5 गिवन गुड्स, नंबर 6 इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो इस तरह हमें ये सारा पता होना चाहिए, हमें हेडिंग एंड सब हेडिंग याद है तो फिर हम एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में या इन इंग्लिश में लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। ठीक है, डिमांड क्लियर, डिमांड में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अगर डिमांड क्लियर है तो फिर सप्लाई तो यूं हो जाएगा ये, क्योंकि ये तस्वीर का दूसरा रुख है। सप्लाई और इसकी डिटर्मिनेंट्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने शुरू किया था उसमें हमने डिमांड के यानी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें थी वो पढ़ ली है। अब हम सेलर के जूते पहनेंगे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें होंगी। अब बायर की बात नहीं होगी, खरीदने वाली कोई बात नहीं होगी, अब डिमांड की बात नहीं होगी, अब सारी बातें किसकी होंगी? सप्लाई की। और सप्लाई की डेफिनेशन सुने। डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल। डिमांड के डेफिनेशन से ही मैं सप्लाई के डेफिनेशन ड्राइव करूंगा, डिमांड के डेफिनेशन से ही मैं सप्लाई के डेफिनेशन ड्राइव करता हूं। देखिएगा, डिमांड नहीं, सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर नहीं, सेलर, और विलिंग एंड एबल टू बाय नहीं, सेल, एट डिफरेंट प्राइस लेवल इज कॉल्ड सप्लाई। हो गई सप्लाई के डेफिनेशन। यानी सप्लाई के केस में भी वही दो बातें हैं, सप्लाई के केस में भी वही दो बातें हैं। और सप्लाई बताएं साहब करता कौन है चीजों को? सप्लाई सेलर सप्लाई करता है, सेलर सप्लाई करता है। बातें दोनों वही होंगी। पहली बात विलिंगनेस, दूसरी बात एबिलिटी टू सेल, एबिलिटी टू सेल, यानी विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू सेल। तो नई कोई डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट वही डेफिनेशन। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक है, स्टडी टेप में एक डेफिनेशन है स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे स्टॉक बोलते हैं वो चीजें जो आपने अपने पास रखी हुई हैं। स्टॉक है वो किस लिए? बेचने के लिए। तो जो चीजें आप बेचने के लिए अपने पास रखते हैं वो चीजें स्टॉक कहलाती हैं। लेकिन हम कहते हैं स्टॉक वो चीजें हैं जो रेडिली अवेलेबल फॉर सेल ना हो। क्या? जो रेडिली अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू फर्म बट नॉट ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बेकरी में जाते हैं तो जो सामने चीजें पड़ी होती हैं वो अवेलेबल फॉर सेल है कि नहीं? वो मिठाई अवेलेबल फॉर। अच्छा, जो चीजें उसके गोदाम में पड़ी हुई हैं क्या वो रेडिली अवेलेबल फॉर सेल है? नहीं, वो उसको कहते हैं स्टॉक। जूते की दुकान पे गए, जो चीजें रैक में पड़ी हुई हैं, जो जूते वो उसको उठा सकते हैं, उसी वक्त बिल पे कर सकते हैं, तो ये रेडिली अवेलेबल फॉर सेल है, ये गुड्स है, ये रेडिली अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, ऊपर जो है वो ये जो हम छोटे को आवाज देते हैं, छोटे ये 12 नंबर दिखाना, ये वाला नंबर निकालना, ये जो उधर पड़ी हुई है ये रेडिली अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। ये उसको क्या करते हैं, हम उसको सफाई करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो ये कस्टमर को देते हैं। तो दिस इज स्टॉक। तो स्टॉक और इन्वेंट्री में फर्क समझ आ गया? अकाउंटिंग वालों दोनों को शायद जो है वो इन्वेंट्री बोलते हैं या जो वो मटेरियल जो उन्होंने इस पे या बिजनेस में जो है ट्रेड होता है शायद उसको कहते होंगे। लेकिन हमारे इसमें इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टॉक क्या है? वो चीजें जो रेडिली अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, और वो चीजें जो रेडिली अवेलेबल फॉर सेल है वो गुड्स है। ये वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, वो गुड्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, फिर अगेन वही सवाल मेरा, क्या सप्लाई मार्केट में हमेशा सेम रहता है? चेंज होती है, यानी कभी 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 प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, कभी कम सप्लाई करता है। अच्छा, देखते हैं वो फैक्टर्स बता सकते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स, वो फैक्टर्स बता सकते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करे। नंबर 1 है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सवाल मेरा आपसे यह है, आप है बेचने वाले, आप हैं बेचने वाले, आप कौन सी चीज बेचेंगे? अच्छा, एक सप्लायर किस लिए काम करता है, किस लिए चीजें बेचता है? मुनाफा कमाने के लिए। आप कौन सी चीज बेचेंगे?
शाबाश, जो ज्यादा आपको प्रॉफिट जो चीज ज्यादा आपको देगी, यानी जो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। मुझे पता है आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा करें, या तो आप ऐसा करें कि आईफोन बेचें, या तो आप आईफोन बेचें, या तो मेरे वाला इनफिनिक्स बेचें। सस्ता है, जरा सस्ता है जी। या तो आप आईफोन बेचें या फिर इनफिनिक्स बेचें जी। किस में मुनाफा ज्यादा है? आईफोन में मुनाफा बिल्कुल ज्यादा है, शाबाश। तो हम आईफोन बेचेंगे, क्यों? ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैं वो चीज बेचूंगा जो ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज जिसकी प्राइस भी ज्यादा। क्यों? मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करूं। कंज्यूमर क्या चाहता है? प्राइस कम से कम हो। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। कंज्यूमर चाहता है मुझे फ्री में चीज मिले, प्रोड्यूसर चाहता है इसके जेब में जितने भी है ना सारे मैं निकलवा लूं, उस सारे पैसे मुझे मिल जाए। तो प्रोड्यूसर ये चाहता है। बताएं प्रोड्यूसर सप्लाई को प्रोड्यूस कब करेगा, यानी सप्लाई कब बढ़ाएगा? जब शाबाश प्राइस ज्यादा। तो जिस चीज की प्राइस ज्यादा होगी, जिस चीज की प्राइस ज्यादा होगी वो ज्यादा सप्लाई करेगा, जिस चीज की प्राइस कम होगी वो कम सप्लाई करेगा, क्योंकि उससे पता है जब प्राइस कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है, प्राइस ज्यादा है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। वो बैठा ही इसीलिए हुआ है। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सप्लाई। इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, quantity supplied also. If price of the product decreases, its quantity supplied also decreases. बात समझ आ गई हमें? ठीक है। नंबर 2, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सुनिएगा जरा। बचपन में हमने पढ़ा था किसी दौर में कि ये दुनिया 4 अनासर से मिलकर बनी है। वो बताते थे क्या कि हवा, पानी, आग और मिट्टी। झूठ था सब। मैं बताता हूं दुनिया किन चीज़ों से बनी है। ये दुनिया 4 अनासर से वाकई बनी है, और वो 4 अनासर ये नहीं है। वो 4 अनासर है, वो 4 अनासर है, सुने ज़रा, वो 4 अनासर है मैंगो, मिल्क, शुगर एंड आइस। मेरी दुनिया, आम की दुनिया है, वो तो इन 4 अनासर से मिलकर बनी है। ये मेरी दुनिया है, ये इन 4 अनासर से मिलकर बनी है। कौन से 4? मैंगो, मिल्क, शुगर, आइस क्यूब्स। इन 4 अनासिर को मैं क्या करता हूं? इन 4 अनासिर को मैं प्रोसेस करता हूं। प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं हम? इसको प्रोसेस करने के बाद हम इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फिनिश गुड में हम कन्वर्ट करते हैं। ये फिनिश गुड है, हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं, ये मैंगो शेक है ना, ये शेक बन गया ना, मैंगो शेक। बताया हमने इन चीजों को यूज करके, इन चीजों को प्रोसेस करके क्या किया है? इन चीजों को हमने प्रोसेस करके क्या किया है? फिनिश गुड में कन्वर्ट किया है। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने प्रोडक्शन की है? मैंने चीजें प्रोड्यूस की है। किन चीजों से मिलकर? ये 4 चीजों से। तो इन 4 चीजों को अगर मैं कहूं कि ये 4 चीजें वो फैक्टर है, वो फैक्टर्स है जिनसे मिलकर ये प्रोडक्शन हुई है, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये देखें, ये मैंने क्या किया? इन 4 चीजों को मैंने इन किया, तो दिस इज इनपुट। और ये क्या होगा फिर? आउटपुट। कह सकता हूं इसको आउटपुट? कह सकता हूं आउटपुट, हां। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे, बताएं कि ये जो मैंगो है, मिल्क है, शुगर है, आइस है, आइस क्यूब है, ये अगर तादाद में ज्यादा अवेलेबल हो मेरे पास,
अगर तादाद में ज्यादा अवेलेबल हो मेरे पास, तो क्या मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं? अगर मेरे पास ज्यादा मैंगो अवेलेबल हो तो मैं इंक्रीज कर सकता हूं। अगर मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मैंगो अवेलेबल हो, ये ना हो ऊपर ऊपर से सही हो और नीचे पेटी में सारे आम जो है वो गले सड़े खराब हो, बताएं अगर खराब हो सारे तो फिर मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। प्रोडक्शन अच्छी कब होगी, ज्यादा कब होगी? जब यूज होने वाले फैक्टर ये एक तो तादाद में ज्यादा होंगे और दूसरा अच्छी क्वालिटी के होंगे। अच्छी क्वालिटी के होंगे, अवेलेबिलिटी भी होगी, अच्छी क्वालिटी भी होगी, तो मैं प्रोडक्शन यानी सप्लाई को इंक्रीज, प्रोडक्शन का नाम सप्लाई, दूसरा नाम सप्लाई है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सप्लाई कब इंक्रीज होगा तो क्या कहेंगे? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी बेहतर है, जब इसकी क्वालिटी बेहतर है। तो ये हमें कहानी समझ आ गई। अगर ये हमें एक एग्जाम्पल, ये बोंगी से एग्जाम्पल समझ आ गई ना, तो अभी तो कॉन्सेप्ट समझाना तो समझना तो बहुत आसान है। कहता है अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी ज्यादा, क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? शाबाश। आपको पता है कितने फैक्टर प्रोडक्शन है? कितने भी हो सकते हैं। इकोनॉमी में 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। ये उसने एक एग्जांपल लिखी हुई है, लैंड, लेबर, कैपिटल, आप कॉमा लिखे इंटरप्राइज 4 फैक्टर। ये वो 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। मैंने आपको नहीं बताया ये वाले 4, मैंने तो अपने 4 बताया ना, मैंगो, मिल्क, शुगर, आइस क्यूब। मेरी दुनिया तो आम की दुनिया है, मेरी तो ये वाली दुनिया है ही नहीं। अगर इन प्रोडक्शन की इन फैक्टर प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर भी सप्लाई ज्यादा। शाबाश। तो फिर भी सप्लाई क्या है? ज्यादा। तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, अब आगे चले। तीसरी बात सुने। तीसरी बात यह है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हम आम खरीदते हैं, इस आम की प्राइस बढ़ गई। तो जब आम की प्राइस बढ़ेगी तो हम आम खरीदेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब इसकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ गई, ज्यादा। अब मैंगो जो है वो मैंगो ज्यादा। तो बताएं साहब, जब चीजों की प्राइस बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? हम मैंगो शेक खरीदने गए, पहले हमने 100 रुपए का ग्लास पिया था, आज जब गए तो उसने कहा 120 रुपए दो। मैंने कहा भाई इतने एक दिन में 20 रुपए का इजाफा। कहते सर आप देखते नहीं आम कितना महंगा हो गया। कहते हैं ऐसे कि नहीं? सुना है ना आपने, ये आम कितना महंगा हो गया। तो ये इसका मतलब ये कि उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो वो यहां पे प्राइसेस भी बढ़ा देता है। तो जब उसने कहा कि इसकी प्राइस 120 है, मैंने कहा मैं नहीं खरीदूंगा। इसी तरह जब इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो खरीदेगा नहीं, तो जब खरीदेगा नहीं तो अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जब अवेलेबिलिटी कम तो सप्लाई भी कम। कहता है इफ कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर अ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर अ फैक्टर, यानी जो चीजें हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंगो हमने प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो इंक्रीजेस, तो सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज। तो कॉस्ट और सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है, प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, इधर भी डायरेक्ट रिलेशन है, और इधर क्या है? इनवर्स रिलेशन। ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करूं, पहले मैं जो है वो मजदूरों से काम करवा रहा था, ह्यूमन लेबर से काम करवा रहा था, अब मैंने इसको रिप्लेस किया मशीन से, तो बताएं किस केस में प्रोडक्टिविटी मेरी ज्यादा होगी? जब मशीन से काम करवाऊंगा। एक तो यह है कि यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और दूसरा फायदा क्या होगा? गलती कम होगी, गलतियां कम होंगी। तो एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी मींस कि अच्छे से काम होगा, प्रोडक्टिविटी मींस ज्यादा प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन एक तो ज्यादा और
अच्छी प्रोडक्शन एंड इंक्रीज सप्लाई। अगर लेबर की जगह हम मशीन इस्तेमाल करें तो हम एक तो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा अच्छी क्वालिटी की चीजें भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने फैक्टर्स हो गए? 4। कौन कौन से? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इनपुट या कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, नंबर 4 टेक्नोलॉजी और टेक्निक। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। व्हाट इज टैक्सेस? क्या होता है टैक्सेस? हाँ, टैक्सेस कहते हैं वो पैसे जो बिला वजह हम गवर्नमेंट को देते हैं। क्या? वो पैसे जो बिला वजह हम गवर्नमेंट को देते हैं। और सब्सिडी किसे कहते हैं? यानी वो पैसे जो बिला वजह गवर्नमेंट हमें देती है, ये सब्सिडी। टैक्सेस वो पैसे जो बिला वजह हम गवर्नमेंट को देते हैं, सब्सिडी वो जो गवर्नमेंट हमें देती है बिला वजह। ठीक है, बिला वजह, तो दिस इज सब्सिडी। अच्छा, अब सुने। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सुने, 2 टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा सर आपके महीने की तनख्वाह होगी 10,000। महीने के आखिर में मैं गया, प्रिंसिपल साहब कहते हैं सर ये ले नोट काउंट करें। मैंने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं फिर काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ऐसे प्रिंसिपल साहब की तरफ देखा, मैंने सर शायद कोई 1 नोट कम है। कहते नहीं सर 1 नोट कम नहीं है, अभी आपके आने से पहले चूंकि आप लेट हो गए, अभी शहबाज शरीफ साहब आए थे थोड़ी देर पहले। मैं कहा खैरियत? कहते वो आपका टैक्स लेने। क्या? टैक्स लेने। तो मैंने टैक्स दे दिया मेरे शहबाज शरीफ साहब टैक्स ले गए। बताए मेरे पास कितने बचे? 9,000। ये मैंने दे दिया ना शहबाज शरीफ साहब को टैक्स, ये मैंने दे दिया ना टैक्स, ये टैक्स चला गया ना, ये टैक्स है। ये टैक्स मेरा किन पैसों से कटा? जो मैंने अभी कमाए। दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन इनकम। जो मैंने कमाए, तो कमाई पे ये टैक्स था। मैं जा रहा था बाजार में, मुझे एक शर्ट पसंद आई, मैंने शर्ट परचेज की, उस पर लिखा हुआ था 500। काउंटर पे गया तो उसने कहा 600 रुपए दो। मैं कहा भाई इसमें तो 500 लिखा हुआ है, तो भैया ठीक है। कहता नहीं 500 तो शर्ट की प्राइस है, 500 तो शर्ट की प्राइस है, 100 शहबाज शरीफ साहब का, 100 शहबाज शरीफ साहब। बताए ये भी टैक्स है ना, ये भी शहबाज शरीफ साहब को गया। ये किस पे टैक्स है? खर्च जब मैं कर रहा हूं, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर पे टैक्स है। तो बताए मैंने शहबाज शरीफ साहब को 2 टैक्स दिए कि नहीं? एक टैक्स कौन सा? जब मैंने पैसे कमाए। दूसरा टैक्स कौन सा? जब मैंने पैसे खर्च किए। 2 टैक्स मैं शहबाज शरीफ साहब को दे रहा हूं। इस टैक्स को कहा जाता है, यह है डायरेक्ट टैक्स। कौन सा? और ये वाला कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट कौन सा होता है? जो खर्चों पे लगता है। और डायरेक्ट कौन सा होता है? जो टैक्स इनकम पे लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अच्छा, अब मुझे बताएं जो जीएसटी हम पे करते हैं वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। हाँ ठीक है, चलें बस ठीक है, ये एक एग्जाम्पल काफी है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, इनडायरेक्ट तो खर्चों पे होता है, ऐसे ही है ना? इनडायरेक्ट खर्चों पे होता है। टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। ये बेचारा प्रोड्यूसर
जब ये मैंगो खरीदेगा, मैंगो की प्राइस में अगर शहबाज शरीफ साहब ने टैक्स ऐड कर दिया है तो इसकी प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जब टैक्स बढ़ेगा तो बताएं शाबाश, कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कॉस्ट की वजह से सप्लाई कम। तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे कि टैक्स ज्यादा किधर गया? आजा। टैक्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई कम। और सब्सिडी किससे कहते हैं? जो गवर्नमेंट हमें बिला वजह पैसे देती है। मींस के गवर्नमेंट ने कहा याशी करो अब, या कहा याशी का मतलब क्या होता है कि टैक्स में छूट, टैक्स में कमी। तो जब टैक्स कम तो कॉस्ट भी, तो जब कॉस्ट कम सब्सिडी ज्यादा। ये उसने स्टडी टेप में डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है? बात समझ आ गई है? कितनी बातें हो गई? पांच बातें हो गई। ये वाली बात बताएं, नंबर ऑफ सेलर इन मार्केट, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, रेडी वालों की तादाद ज्यादा होगी तो सप्लाई ऑलरेडी, सप्लाई आल्सो ज्यादा। शाबाश। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गंदम की फसल है, बारिशें ज्यादा हो गई हैं, तो बारिशें ज्यादा तो फसल ज्यादा ना? नो सर, गंदम की फसल के लिए बारिश ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। गंदम की फसल तो ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसके लिए। हाँ, तो गंदम की फसल के लिए रेनी सीजन जो है वो ठीक नहीं है। गंदम की फसल के लिए तो ड्राई हॉट वेदर होना चाहिए। तो अगर ये है तो फिर इसकी प्रोडक्शन यानी सप्लाई ज्यादा। अगर रेनी सीजन है तो सप्लाई कम। अच्छा बताएं, चावल की फसल है, उसके लिए रेनी सीजन होना चाहिए क्योंकि पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ओके। मुझे बताएं कि अर्थक्वेक, ये जो प्रोडक्शन होती है ये सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर होती है क्या? ये इंडस्ट्रियल भी तो हो सकती है ना? बताएं शाबाश, अर्थक्वेक की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफेक्ट होगी? अर्थक्वेक है तो बताएं शाबाश, सप्लाई वॉर, सप्लाई कम, ठीक है? तो हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन को अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो बताएं क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। शाबाश। अनफेवरेबल या अनसूटेबल हो तो सप्लाई कम, इस लाइन का ये मतलब है। अनफेवरेबल कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट सप्लाई, particularly for these condition may be bad weather condition, disease in livestock and crops। गंदम फसल तैयार हुई थी, तैयार फसल को जो है वो कोई कीड़ा लग जाता है तो भाई क्या होगा? नेचुरल डिजास्टर एंड वॉर, सैलाब की वजह से क्या होगा? फसल तबाह हो सकती है, इंडस्ट्री डैमेज हो सकती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, प्रोलॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन है, प्रोलॉन्ग्ड है, ज्यादा लंबे अरसे के लिए है, तो बताएं साहब इसकी वजह से भी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है? यस, उसकी वजह से भी सप्लाई विल रिड्यूस। एक आखिरी हमारा फेवरेट टॉपिक रह गया, अगेन जो हमने पढ़ा था उसमें, हाँ जी, सबसे लास्ट में आपका, तो ये भी हम लास्ट में पढ़ते हैं, ये जरा हमारा फेवरेट है जी। कौन सा? वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है भाई? ऐसी गुड्स जिनका आपस में कोई ताल्लुक हो, ताल्लुक से मुराद यह है या तो दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, और दूसरी गुड्स भी आपको पता है कि होती हैं। अच्छा, यहां पे हम रिलेटेड गुड्स को क्लासिफाई करते हैं अगेन 2 टाइप्स में। एक को मैं नाम देता हूं कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन, और दूसरे का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। अब सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये सप्लाई का केस है या डिमांड का केस है? कैसे? वो क्यों बताए? वो क्यों बताए? वो नहीं, एग्जामिनर कभी नहीं बताता, कभी एग्जामिनर से एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा। आई क्या आपका एग्जामिनर इतना जालिम वो नहीं बताता। अगर तो लफ्ज प्रोडक्शन आ रहा है ना साथ, प्रोडक्शन, तो ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ तो ये डिमांड का कॉन्सेप्ट होगा। ये क्या है? ऐसे आपने इसको याद रखना है, ठीक है? ओके, अगेन आपको पता है कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा इसको समझाने के लिए, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। एक एग्जांपल आपकी, एक पहली एग्जांपल मेरी, अगली एग्जांपल फिर आपकी। डेफिनेशन को गोल मारे गोली, एग्जांपल से हम काम चला लेंगे। फॉर एग्जांपल सुनिएगा। एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की, बीफ एंड लेदर। व्हाट इज बीफ एंड लेदर? क्या है? खाल और गोश्त। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की डेफिनेशन मैं बताता हूं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, फिर आपसे एग्जाम्पल पूछूंगा। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन में ये चीजें कॉम्प्लीमेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट हर वो 2 चीजें होती हैं जो इकट्ठी हम कंज्यूम कर रहे हो। उसकी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इकट्ठे होगा, उसकी सप्लाई अगर डिक्रीज होती है तो भी इकट्ठे डिक्रीज होनी है। प्रोड्यूस करेंगे तो एक चीज हासिल कर रहे थे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ गई। जैसे मैंने क्या किया, मैंने जानवर ज़िबा किया, तो जैसे मैंने जानवर ज़िबा किया ना, तो तो 2 चीजें मुझे मिली, एक बीफ और दूसरी चीज लेदर। मुझे चाहिए था बीफ, मुझे ये खाल या लेदर तो मुझे चाहिए नहीं थी, मुझे चाहिए था बीफ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि बीफ निकाल लूं और लेदर रहने दूं? क्या ऐसे कर सकता हूं? क्या पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेदर चाहिए तो मैं ऐसे करता हूं, खाल उतार दूंगा, जैसे हम कहते हैं आपकी खाल उतार दूंगा मैं, तो खाल उतार दे, बीफ रहने दे हम। इज इट पॉसिबल? तो मैंने एक काम किया है, सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से या सिंगल प्रोडक्शन टेक्निक से मुझे दो चीजें आ रही हैं, एक बीफ और दूसरी चीज लेदर। बताएं साबस, क्या मैंने उससे कहा था अब बीफ ले रहा हूं तो साथ लेदर भी दे दो ना? नहीं, खुद ब खुद ये चीज आ गई, ये चीज खुद ब खुद आ गई। मुझे एक चीज चाहिए थी, एक चीज ऑटोमेटिकली आ गई, मुफ्त में जैसे आपको चीज मिली हो। अब आपने एग्जाम्पल देनी है मुझे। एक काम कर रहे होंगे आपको एक चीज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, साथ में दूसरी चीज आपको मुफ्त में आ जाएगी, अगर कहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। चल एक एग्जाम्पल और ले लें। दही से हमने बनाना है लस्सी। हम लस्सी बनाते हैं तो मक्खन जी, आपने एग्जाम्पल ऐसे देनी है। कहते हैं तो मैं तीसरी एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जी नहीं, समोसे के साथ ऐसे नहीं होता कि समोसा प्रोड्यूस करें तो साथ में साइड पे रायता भी प्रोड्यूस हो। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन टेक्निक एक, और उससे मुफ्त में चीज दूसरी भी मिल जाए। साथ मिल जाता है। गंदम की फसल की कटाई हो गई तो क्या मिलता है? एक तो हाँ भूसा मिलेगा और दूसरा हमें साफ गंदम मिलेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। गन्ने की कटाई हो गई, गन्ने से 2 चीजें प्रोड्यूस करते हैं क्या? एक तो हमें गुड़ और दूसरा ये जानवरों के लिए
चारा प्रोड्यूस होगा, चारा प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन की। अच्छा, अब जो है वो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल बीफ और ये है लेदर। बीफ की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो जब बीफ की प्राइस इंक्रीज होगी आपने बताना है सप्लाई ऑफ लेदर। सोच समझ के बताइएगा, ऐसे नहीं। डिक्रीज कैसे? बीफ की प्राइस बढ़ने से बीफ की सप्लाई कम होगी, वो उसके साथ रिलेटेड है, तो वो भी कम। बीफ की प्राइस बढ़ने से बीफ की सप्लाई डिक्रीज कैसे होगी? इंक्रीज होगी। शाबाश। प्राइस बढ़ने से इसकी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, तो बीफ की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा जानवर ज़िबा करने पड़ेंगे। तो जब ज्यादा जानवर ज़िबा करेंगे तो ज्यादा लेदर प्रोड्यूस होगी, तो इसकी सप्लाई भी इंक्रीज। अगेन मुझे बताइएगा, मुझे आप ये बताएं प्लीज, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? शाबाश, ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। मुझे ये भी बताएं प्लीज, मुझे ये बताएं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें एक चीज की प्राइस और दूसरे की सप्लाई होगी। आपने कभी कोई फैक्ट्री देखी है? नहीं देखी? चलो आंखें बंद करो, आज आपको दिखाते हैं, फैक्ट्री दिखाते हैं आज आपको। आंखें बंद करें, मैं आज आपको फैक्ट्री दिखाता हूं। अब खोल आंखें, ये आ गई पेप्सी फैक्ट्री, ये हम आ गए पेप्सी फैक्ट्री में, ये पेप्सी फैक्ट्री में आ गए। आपको पता है पेप्सी फैक्ट्री में क्या होता है? पता है आपको पेप्सी फैक्ट्री में क्या होता है? पेप्सी फैक्ट्री में पेप्सी की प्रोडक्शन होती है, लेस की भी प्रोडक्शन होती है। आपको पता है ना, लेस जो है वो पेप्सी वालों की प्रोडक्ट है, लेस पेप्सी वालों की प्रोडक्ट है। अच्छा, यहां पे होगी प्रोडक्शन, कौन करेगा प्रोडक्शन? कुछ फैक्टर्स होंगे, यानी कुछ लोग होंगे जो ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना। कुछ लोग पेप्सी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो लेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ये लोग जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। व्हाट इफ, क्या होगा अगर तो पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज, तो हम पेप्सी की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, तो हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। भाई मैं सप्लाई कैसे बढ़ा सकता हूं? हाँ, बिल्कुल सही। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा के, कैसे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा के। क्या करूं? इनकी फोटोकॉपी निकाल लूं एक, या उनसे कहूंगा कि घर वालों को भी ले आए साथ। फिर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन से मैं क्या करूंगा? इधर से कुछ बंदों को कम करके मैं ये दरवाजा खोलूंगा, दरवाजा खोल के इनसे कहूंगा भाई सारे आप इधर आ जाओ, ये वाले लोग भी इधर आ जाएंगे, तो इधर लोग ज्यादा हो जाएंगे ना, इधर लोग ज्यादा हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब इधर कम हो जाएंगे, इधर कम हो जाएंगे, तो इनकी इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इसकी सप्लाई शाबाश क्या हो जाएगी? इसकी सप्लाई कम और इसकी सप्लाई ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, कंजम्पशन में नहीं, प्रोडक्शन में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। बात समझ आ गई? तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट इन कंजम्पशन उसने क्या दिया, तो मैं क्या डिमांड वाले को सब्स्टिट्यूट इन कंजम्पशन कह सकता हूं? लिख लें, इस दफा उसने पूछा हुआ है, लिख लें। डिमांड वाले के साथ लिखें, डिमांड वाले के साथ क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट इन कंजम्पशन, सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन अगर ये है तो डिमांड के साथ क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट इन कंजम्पशन। ये कॉम्प्लीमेंट इन कंजम्पशन, सब्स्टिट्यूट ये डिमांड में आएगा, इधर प्रोडक्शन आ गया ना सप्लाई में, उधर कंजम्पशन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो। ठीक है,
बात समझ आ गई? यस सर। इसके साथ ही हमारे डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गए। डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब लॉ ऑफ सप्लाई देखिएगा, बहुत आसान है लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत आसान। ये 3 से 4 मिनट में इसको हम खत्म करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई अगेन क्या है बताइएगा, शाबाश। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। क्या मतलब इसका कि प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज, या प्राइस सप्लाई की वजह से प्राइस में चेंज? नहीं नहीं नहीं, गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। अच्छा, ये तो नहीं लिखा हुआ कि अवेलेबिलिटी या क्वालिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई में चेंज। आपको पता है उधर भी लिखा होता प्राइस प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट आगे कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी लॉ को, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ठीक है, इसमें भी लफ्ज आएगा सेट्रेस पारिबस। क्या मतलब इसका? बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। बाकी सारे फैक्टर्स को हम रखेंगे कांस्टेंट। कौन से वाले बाकी सारे? जो 7 कौन से पढ़े हमने? कौन से वाले? आप बोलो नॉन प्राइस सर, सारे नॉन प्राइस। कौन से वाले? नॉन प्राइस। नॉन प्राइस, तो इसको भी आप लिख लेंगे नॉन प्राइस। हाँ, ये हमारा प्राइस और ये बाकी सारे ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है हमारे, सारे हमारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है। तो लॉ ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन सुन लें। लॉ ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन सुन लें, सुने भाई, सुने। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। सेट्रेस पारिबस। सेट्रेस पारिबस का मतलब क्या होता है? ऑल नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट शुड रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है, ऑल अदर भी ठीक है, ऑल अदर भी ठीक है, लेकिन हमने जो थोड़ा सा स्पेसिफाई किया, ऑल नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट शुड रिमेन कांस्टेंट। गैस करें इसका शेड्यूल। प्राइस में बता देता हूं, 1 2 3 4 5। क्वांटिटी सप्लाइड भी 1 2 3 4 5। शाबाश, वेल डन। देखिए प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज। बताएं शाबाश, सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? डायरेक्ट रिलेशन है विद प्राइस। वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये क्या होगा? पॉजिटिवली स्लोप। ये आपके सामने ये पॉजिटिवली स्लोप है। हमारे सिलेबस में इसके रीजन नहीं है कि क्यों ये पॉजिटिवली स्लोप है, लेकिन हमें पता है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, तो ये वो सारे अजम्पशंस है, यानी वो सेट्रेस पारिबस है कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया है? आज के लेक्चर में हमने पहले तो लॉ ऑफ डिमांड का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर सप्लाई और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन किया, एंड देन आखिर में लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई मुकम्मल हो गया। तो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट ये दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब डिमांड साइड भी हो गई और सप्लाई साइड भी हो गई। अब क्या करना है? दोनों को कंबाइन करेंगे। अगले लेक्चर में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, चले जी, आज के लेक्चर में कोई सवाल? नो। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। सलाम।